अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। कि जो ह्यूमन बींग्स के अंदर है ट्रांसपोर्ट सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं। तो देखिए हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किससे होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम से। अब सर्कुलेटरी सिस्टम कितने थे, 2, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक। तो आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स लिखने हैं, लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स लिखने और उनके फंक्शंस लिखने हैं। उनके फंक्शन तो पूछा है कि कैसे वो फंक्शन करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट है, क्या क्या फंक्शन करते हैं। अब ब्लड क्या फंक्शन करता है मैंने लिखवाई है, हार्ट क्या फंक्शन है वो भी मैंने लिखवाया है, ब्लड वेसल का क्या फंक्शन है वो भी मैंने लिखवाया है। तो सारी चीज़ें मैं लिखवा चुका हूँ, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद से कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, वाई इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। ओके, ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा, इसके अंदर एक और कंसेप्ट हम पढ़ते हैं जो कि 9th में आप पढ़ते हैं, उसको हम रिवाइज करते हैं। देखिए पूछ रहा है कि मैमल्स और बर्ड के अंदर ब्लड को सेपरेट करने की ज़रूरत, ऑक्सीजन वाला ब्लड और CO2 वाले ब्लड को सेपरेट करने की ज़रूरत है। क्यों, देखिए एक तरफ है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरी तरफ है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर O2 ज़्यादा होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर CO2 ज़्यादा होती है। तो बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर ये चीज़ें सेपरेट हैं। किस तरह से सेपरेट हैं, सेप्टम से। ये जो चीज़ है ये कहाँ पे होती है, ये होती है राइट वेंट्रिकल में, या फिर सिंपली आप लिखिए वेंट्रिकल्स में, राइट साइड ऑफ ब्लड, राइट साइड ऑफ हार्ट, सॉरी ब्लड मैंने बोल दिया था, राइट साइड ऑफ हार्ट। और ये होती है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। तो इस तरह से बर्ड या फिर मैमल्स, इनके अंदर मैं करवा चुका आपको कि इनका जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। इनके हार्ट के अंदर 4 पार्ट होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स, 2 एटीरियम। तो लेफ्ट और राइट साइड, लेफ्ट साइड में प्योर चीज़ें, राइट साइड सॉरी हो डीऑक्सीजनेटेड है ना, तो यहाँ पे राइट साइड आएगा और यहाँ पे लेफ्ट साइड आएगा। ये मैं करवा चुका आपको, ये लेफ्ट और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड। तो अब ये राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड है, लेफ्ट साइड में क्या है, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसको सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों है, देखिए अगर ये दोनों चीज़ सेपरेट रहेंगी तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। एक तो ब्लड आपको पास ऐसा आए कि जो इम्प्योर है, जिसमें ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, अब वहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी। एक ब्लड ऐसा है जो प्योर है जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन है, तो जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन है वहाँ से आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। जिसमें जो इम्प्योर है, जिसमें मिक्सिंग है, प्योर और इम्प्योर दोनों हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन आपको कम मिलेगी। अब इनकी बॉडी को ऑक्सीजन की अमाउंट की जो ज़रूरत होती है वो ज़्यादा होती है। अब क्यों रीज़न है, देखिए क्या रीज़न है। अब मैंने बताया आपको कि ये जो सेपरेशन ऑफ ब्लड है उसका मीनिंग क्या है, अब क्यों होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो इन ह्यूमंस, इन, या फिर सिंपली लिखिए ह्यूमंस एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड। अब किस किस स्टूडेंट को पता है, जिस जिसको पता है वो 9th में अच्छे से पढ़ा है। ह्यूमंस एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड, देयरफॉर नीड एक्स्ट्रा एनर्जी, देयरफॉर नीड एक्स्ट्रा एनर्जी टू मेंटेन their body temperature. Their body temperature and to get this
extra energy, and to get extra energy they have separate arrangement for oxygenated and deoxygenated blood. Oxygenated and deoxygenated blood किसके अंदर? In their heart. In their heart due to presence of a 4 chambers. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए 4 चैम्बर्स. देखिए जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स है, पहले ये समझ लीजिए आप कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स. वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स उनको बोला जाता है जो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं करते. दे हैव ए फिक्स बॉडी टेम्परेचर. जैसे ह्यूमन, आपसे काफ़ी बार छोटी क्लासेज में पूछा होगा कि व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, आप बताते हैं 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फॉरेनहाइट. तो अब हमारी बॉडी, चाहे हम वाटर के अंदर हैं, चाहे हम लैंड के ऊपर हैं, चाहे हम माउंटेन्स पे गए हुए हैं, चाहे हम डेजर्ट्स के अंदर गए हुए हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है 37 डिग्री सेल्सियस. तो जिस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का फिक्स टेम्परेचर होता है उस ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है वार्म ब्लडेड. अब जिनका नहीं होता है, जो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करते हैं, उसको बोला जाता है कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स. तो ह्यूमन और जो बर्ड्स हैं वो वार्म ब्लडेड हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रखते हैं. अब इस बॉडी के टेम्परेचर को फिक्स करने के लिए उनको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो जब ठंड में होते हैं तो अपना बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए एनर्जी का यूज़ करते हैं. और जब वो ज़्यादा उनको गर्मी लग रही है तो फिर वो प्रेस्पिरेशन करते हैं, पसीना बाहर निकालते हैं, उसके लिए एनर्जी को कंज्यूम करते हैं. मीन्स दोनों ही केस में उनको ऐसी सिंपली कहें, उनको बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है. तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आई? वो एक्स्ट्रा एनर्जी को प्रोवाइड करता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर 4 चैम्बर्ड हार्ट की प्योर और इम्प्योर अलग अलग, उससे ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है. कैसे मिलती है मैंने काफ़ी बार बताया, तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं. फिर से मैंने आंसर को बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट लिखवाया है. अब इसको एक्सपेंड करना पड़े तो आप डबल सर्कुलेटरी को भी इंक्लूड इसके बीच में डाल सकते हैं ना, या तो हमारे हाथ में कि कैसे क्वेश्चन को लेंथ को इंक्रीज करना है. किसको देखते हुए? मूड को देखते हुए कि हमारा मूड है बड़ा लिखने का, लिख देना ही. हमारे को देखना है क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम. उसके बाद देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स. कि जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, जैसे कि अपने मोनोकोट डाइकोट आपने पढ़े हैं 9th स्टैंडर्ड के अंदर. अब इनकी बॉडी के अंदर बोला ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, मैंने बताया जाइलम एंड फ्लोएम हम पढ़ चुके. तो जाइलम और फ्लोएम के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या डायग्राम्स होते हैं, किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके. तो इसका आंसर हमारा हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अब है नेक्स्ट है हाउ और वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट. कि प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर और जो मिनरल है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो वाटर होता है जाइलम से, कैसे होता है पढ़ चुके. मिनरल्स भी जाइलम से, दोनों मतलब मिनरल्स वाटर के अंदर ही डिजोल्व होके होते हैं, तो दोनों पढ़ चुके हम. हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट. प्लांट की बॉडी के अंदर फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है ये भी हम पढ़ चुके. फ्लोएम से कैसे होता वो भी हमने पढ़ा था. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हैं डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन. की नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है, नेफ्रॉन फंक्शन कैसे करता है, जिसको मैंने वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन लिखा था, वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ किडनी लिखा था, तो वो है हमने कर चुके. नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है वो भी हम पढ़ चुके. डायग्राम भी मैंने बनवाया था, हो चुका है ये क्वेश्चन. नेक्स्ट पे चलते हैं. व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स. कि प्लांट की बॉडी के अंदर जो वेस्ट होता है उसको किस किस तरीके से प्लांट बाहर निकालते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने लिखवाई थी बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूराइन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड. हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूराइन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड. ये इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं.
कि हमारी बॉडी के अंदर जो यूराइन है वो कितना बनना है, कितना हमारी बॉडी एक्सक्रीट करेगी, वो कैसे रेगुलेट होता है, कैसे बॉडी मेंटेन करती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये आपने नहीं पढ़ा होगा। तो देखिए, इसको पढ़ाने से पहले हम डेली लाइफ से इस चीज़ को कनेक्ट करते हैं। डेली लाइफ से हम कैसे कनेक्ट करते हैं? डेली लाइफ से हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं। आपने जनरली ऑब्जर्व किया होगा कि जो गर्मी के टाइम पे, समर सीजन में, हम ज़्यादा बार यूराइन को एक्सक्रीट नहीं करते। टॉयलेट के अंदर यूराइन, लिक्विड वेस्ट को सेक्रेट करने के लिए हम ज़्यादा लिक्विड को एक्सक्रीट नहीं करते। बट सर्दियों के अंदर हम बार बार एक्सक्रीशन करते हैं लिक्विड वेस्ट का। अब ऐसा क्यों है? आपको उसको लग रहा हो नहीं सर ऐसा तो नहीं, मेरे साथ उल्टा है। भाई देखिए, जनरली बात है, आपकी पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा मैं। नॉर्मल जो ह्यूमन होता है उसके साथ ये होता है। अब इसका रीज़न क्या है? देखिए, इसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी कितना यूराइन एक्सक्रीट करेगी, ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी की एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे, कि हम किस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर हैं। समर है वहाँ पे, विंटर है। ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ पे, कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। ये भी रीज़न है। हम वाटर का इनटेक कितना कर रहे हैं। हम वाटर का इनटेक, जब देखिए ज़्यादा वाटर लेंगे तो ज़्यादा बार एक्सक्रीट करेंगे। ये तो आपको सिंपल फंडा पता है ना। तो ज़्यादा वाटर लेंगे तो ज़्यादा बार एक्सक्रीट करेंगे। तो ये अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब मैंने जैसे बताया कि सर्दियों में हम ज़्यादा एक्सक्रीशन क्यों करते हैं। इन विंटर सीजन वाई वी एक्सक्रीट मोर यूराइन। उसका रीज़न ये है, सर्दियों के अंदर जो टेम्परेचर है वो ठंडा होता है, कम होता है। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से हमारी बॉडी को वाटर की कम ज़रूरत है। अब हमारी बॉडी की सेल्स को वाटर की कम ज़रूरत है, तो हमारी बॉडी की सेल से, जो सेल्स के बीच में स्पेस है, वहाँ से वाटर को नहीं लेती। अब इसलिए वहाँ पे वाटर एक्स्ट्रा हो जाता है। अब वो एक्स्ट्रा वाटर को किडनी ज़्यादा से ज़्यादा लेती है और उसका यूराइन बनाती हैं। इस वजह से ज़्यादा यूराइन बनेगा तो ज़्यादा सेक्रेट करना पड़ेगा। बट इन समर सीजन हमारे एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर वो ज़्यादा होता है। अब ऐसे में हमारी बॉडी ठंडा रखने के लिए, हमारी बॉडी को ठंडा रखने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए प्रेस्पिरेशन करते हैं हम। स्वेटनिंग होती है, पसीना आता है। अब वो पसीना क्या है? उसके अंदर भी तो वाटर, वो कहाँ से आया? अब इट मीन्स सर्दियों में वाटर बाहर नहीं आ रहा था इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, बट गर्मियों में आ रहा है। इट मीन्स हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत होगी। हमारी सेल्स ज़्यादा वाटर लेंगी, तो अब हमारी सेल्स को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होगी, इसलिए किडनीज़ की तरफ वाटर कम जाएगा। अब किडनीज़ की तरफ वाटर कम जाएगा तो यूराइन भी बनेगा कम। तो ये रीज़न था कि सर्दियों में क्यों ज़्यादा और गर्मियों में कम क्यों। अगर नहीं समझ आया है तो एक बार वीडियो को आप पीछे करके ले जाइए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस तरह से। शायद मेरे को इस वीडियो को 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे। चलो देखते हैं, वो भी लेंथ को देखते हुए करते हैं हम। तो अब हम चलते हैं, इसका आंसर लिखते हैं हम कि amount of urine depends upon following factors। कि फॉलोइंग फैक्टर, देखिए कुछ लिख रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं सारे ही लिख दूंगा। कि जो यूराइन कितना बनना है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है फर्स्टली ऑन एनवायरनमेंट कंडीशन, ऑन एनवायरनमेंट कंडीशन मीन्स, एनवायरनमेंट कंडीशन मतलब है समर है या फिर विंटर है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं ऑन आवर फिजिकल एक्टिविटीज़, कि हमारी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या है, मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, घर पे आराम से बैठे हैं, इस तरह से। और किस पे डिपेंड करता है? और डिपेंड करता है इनटेक ऑफ वाटर, इनटेक ऑफ वाटर, कि पानी कितना पी रहे हैं, उसके ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना। तो ये डिफरेंट कंडीशन होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं हम देयरफॉर अकॉर्डिंग टू
these factors, according to these factors, amount of urine is regulated by kidneys with the help of, अब हमारी बॉडी में कोई फंक्शन हो रहा हो और उसके अंदर हॉर्मोन्स का रोल ना, ये तो जाती हो जाएगी हॉर्मोन्स के साथ, तो हॉर्मोन्स तो आएंगे ही आएंगे। बाई किडनीज विद द हेल्प ऑफ ए हॉर्मोन लाइक ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन। अगर किसी को फुल फॉर्म भी लिखनी है तो आप लिख सकते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, तो ये होता है ADH। तो एक हॉर्मोन्स का भी इसमें फंक्शन आता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर्स अमाउंट ऑफ यूराइन इज रेगुलेटेड बाय किडनी विद द हेल्प ऑफ हार्मोन लाइक ADH। तो कुछ हार्मोन्स की हेल्प होती है, न्यूरल कंट्रोल भी होता है ब्रेन का, और इन सारी कंडीशंस को देखते हुए हमारी बॉडी के अंदर यूराइन कितना बनना है, जैसे 180 लीटर से फिल्टर होता है ब्लड, उसमें से 1.5 टू 1.8 और 2 लीटर्स तक ही यूराइन बनता है। वो इन फैक्टर्स को देखते हुए कि कब एवरेज वैल्यू लेते हैं, ऐसा नहीं कि हर दिन 1 से 1.8 लीटर हो रहा, नहीं, कभी हो सकता है 2.5 लीटर हो जाए, है ना, 2.5, कभी हो सकता है 1 हो जाए। तो अब एवरेज निकालते हैं हम कि एवरेज कितना बनता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज। अभी तक इन टेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे थे, लास्ट था ये। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की तरफ। तो अब देखिए ये है ऑप्शनल क्वेश्चन है कुछ 4 क्वेश्चन, तो ये आप खुद से कर लेंगे। 5th क्वेश्चन पे आता हूँ मैं सीधा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। वैसे ऐसा नहीं कि मैंने करवाया नहीं है, बट इसको हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखते हैं। हम पॉइंट्स में लिख, देखिए पॉइंट्स में जितना आंसर लिखेंगे उतना ही बेटर है आपके लिए। तो डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ ए फैट, किसका डाइजेशन पढ़ रहे हैं हम, फैट का, किसकी बॉडी के अंदर, ह्यूमन की बॉडी के। डाइजेशन ऑफ फैट, इट टेक प्लेस इन SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, हाँ सिस्टम ऑफ, अरे गलत, स्मॉल इंटेस्टाइन, इट टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो किसकी, इट टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट digestive enzymes and bile। तो बाइल की हेल्प से, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होता है फैट का। अब कैसे होता है, देखिए जो फैट है, फैट को किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ बाइल, बाय द हेल्प ऑफ बाइल फैट को तोड़ दिया जाता है स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर। स्मॉलर पार्टिकल के अंदर फैट बड़ा था, उसको छोटे छोटे फैट के पार्टिकल्स के अंदर तोड़ दिया। किसने तोड़ा, बाय द हेल्प ऑफ बाइल। अब इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ ए फैट, तो इसी प्रोसेस का नाम है इमल्सिफिकेशन, या ई होता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट का बाइल की हेल्प से छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाना। अब ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं फैट के, ये टूटते हैं किसके अंदर, ये टूटते हैं ये यहाँ पे शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं यहाँ तक ही लिखता हूँ, ये टूटते हैं ग्लिसरॉल,
एंड फैटी एसिड एंड फैटी एसिड। तो फिर स्मॉलर पार्टिकल को भी कंप्लीटली तोड़ दिया जाता। अब डाइजेशन हो गया जब फैट कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, ग्लिसरॉल में, तब डाइजेशन हुआ कंप्लीट। यहाँ तक क्या था, पार्शियल डाइजेशन। और पार्शियल डाइजेशन किसने किया, बाइल ने। इसी को बोला था मैंने एमल्सिफिकेशन, मैंने लिखवा रखा है स्मॉल पार्टिकल्स। अब ये किसने किया है, ये काम किया है किसने, लाइपेज ने। ये क्या काम किसने किया है, लाइपेज ने। और किसका रोल है थोड़ा बहुत इसके में रोल होता है, सलाइवरी या नहीं, उसका तो नहीं था, वो तो मैंने बताया था आपको, कार्बोहाइड्रेट में था। तो लाइपेज की हेल्प से, ओके, और पेप्सिन था, लाइपेज था, हाँ जी ठीक है, लाइपेज। तो स्मॉल जो अपना एंजाइम्स आते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स कहाँ कहाँ से आते हैं, एक तो आता है जैसे बाइल आ गया लीवर से, और दूसरा आता है अपना लाइपेज आता है किसे, पेनक्रियाज से। और कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के भी अंदर भी होते हैं एंजाइम्स, तो हम नहीं पढ़ते, वो हम हायर क्लासेस के अंदर पढ़ते हैं 11th की फिजियोलॉजी में। तो लाइपेज, और जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को हम नहीं पढ़ रहे हैं, 11th की बायो के अंदर मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। तो ये चीज़ें थी क्या, कि किस तरह से फैट डाइजेस्ट होता है। तो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसकी हेल्प से, डाइजेस्टिव एंजाइम, कौन सा, जैसे लाइपेज, और कौन, बाइल। बाइल से टूटना इमल्सिफिकेशन, पार्शियल डाइजेशन, फिर कंप्लीटली टूटना लाइपेज, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये था डाइजेशन ऑफ फैट। आई होप आपको समझ आएगा। उसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड, कि फूड को डाइजेस्ट करने में सलाइवा का क्या रोल है। हम पढ़ चुके हैं कि ये किसको डाइजेस्ट करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को बदल देता है माल्टोज में। उसके बाद व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट। तो मैंने लिखवाया है फोटोसिंथेसिस की नेसेसरी कंडीशन, बिल्कुल लिखवाई है मैंने। और व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, ऑक्सीजन। उसके बाद what are the differences between aerobic and anaerobic respiration, name some organisms that use the anaerobic mode of respiration, कि रेस्पिरेशन के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, है ना, मैंने बताई हैं। और पूछा है नेम सम ऑर्गेनिजम्स दैट यूज द एनाएरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन, कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स का नाम बताइए जो एनाएरोबिक करते हैं, जैसे यीस्ट हो गया, बैक्टीरियाज हो गए, आप बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ आर द एल्वियोलाई डिजाइंड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज। अब पूछा, पहले पूछा था लंग्स कैसे डिजाइंड है, अब पूछा एल्वियोलाई कैसे डिजाइंड है। तो देखिए डिफरेंस क्या होगा। लंग्स में हमने लिखा था पहली लाइन कि लंग्स कंटेन मैनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर दैट आर कॉल्ड एज एल्वियोलाई। अब हमको वो लाइन नहीं लिखनी है, हम सीधा लिखेंगे कि गैसेज का एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई के अंदर। और जो एल्वियोलाई के अंदर वही 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख दीजिए, कि इनकी जो वॉल्स है वो वेरी थिन होती है, इनके अंदर ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होती है, और इनके जो सरफेस एरिया वो बहुत ज़्यादा होता है। इन चीज़ों की वजह से इस तरह से वो डिज़ाइंड है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेज का एक्सचेंज हो पाए। अब कैसे होता है मैंने बहुत बार बता लिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। ये क्वेश्चन हम लिख लेते हैं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो क्या होगा। देखिए कुछ जो स्टूडेंट्स अच्छे स्टूडेंट हैं वो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस के, मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद से ही दे पा रहे हैं, जिनको नोट्स याद हैं, जिनको नोट्स का जो कंटेंट है वो मेमोराइज है। अब हम लिख लेते हैं व्हाट, कहाँ गया, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन causes a disease, deficiency of hemoglobin causes a disease called anemia। बोल रहा है हीमोग्लोबिन की कमी से एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। अब कुछ स्टूडेंट्स के पेट में है ना ऐसे कुछ गुड़ होने लग जाएगी, क्यों, कि सर आपने तो चैप्टर पढ़ाते वक्त तो करवाया था कि आरबीसी की कमी को। भाई देखिए आरबीसी के अंदर ही तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन। एक्चुअली में हीमोग्लोबिन से ही बनती है आरबीसी। तो अब हीमोग्लोबिन की कमी, आरबीसी की कमी, आरबीसी की कमी एनीमिया, इसीलिए हीमोग्लोबिन की कमी भी एनीमिया। तो एनीमिया की हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी को हम कहते हैं एनीमिया, ड्यू टू विच सप्लाई, किसकी सप्लाई, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड
supply of oxygen is reduced, therefore we get less energy, so feel tired, तो देखिए अगर हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो इफेक्ट होगा उसके फंक्शन पे। हीमोग्लोबिन करता है ऑक्सीजन की सप्लाई, हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। अब ऑक्सीजन की ग्लूकोज के साथ रिएक्शन से मिलती है एनर्जी, तो हीमोग्लोबिन कम तो सीधी सी बात है ऑक्सीजन कम तो एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम कैसे फील होंगे, टायर्ड, हम थके रहेंगे, तो इसी को बोलते हैं हम एनीमिया। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज होने जाएंगे डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, व्हाई इज इट नेसेसरी, कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है और ये ज़रूरी क्यों है, ये हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम, कि जाइलम और फ्लोएम में जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट है उसके बीच में डिफरेंस क्या है, इसको हम लिख लेते हैं कि जाइलम जिस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जिस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, उनके ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस। देखिए मटेरियल में क्या डिफरेंस है, वाटर और फूड के बीच में डिफरेंस नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम। तो देखिए एक तरफ हम लिखते हैं जाइलम और एक तरफ हम लिख लेते हैं फ्लोएम, कि एक चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है जाइलम और दूसरा का ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्लोएम। तो इन दोनों चीज़ों के ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है, कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, उनमें डिफरेंस क्या है। तो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है किसको, जाइलम करता है इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। अब ये किसको ट्रांसपोर्ट करता है, इट ट्रांसपोर्ट फूड। अब दूसरा डिफरेंस देखिए इंपॉर्टेंट, मैंने वहां पे भी लिखवाया था कि इन इट ट्रांसपोर्ट इज ऑलवेज इन ए अपवर्ड डायरेक्शन, कि जो जाइलम के अंदर हमेशा जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन था, रूट से लीव्स की तरफ, बट फ्लो में क्या था, दोनों तरफ, इन बोथ साइड। इन इट ट्रांसपोर्ट इज इन बोथ डायरेक्शन, अब बोथ डायरेक्शन का मतलब क्या है, अपवर्ड भी एंड डाउनवर्ड भी, तो ये आपको ध्यान रखना है बोथ डायरेक्शन का मतलब क्या है। उसके बाद देखिए जाइलम के अंदर नो नीड ऑफ एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, बट यहाँ पे केस उल्टा है, नीड एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्ट, कि फ्लोएम के अंदर जो चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर एनर्जी की ज़रूरत होती है, बट जाइलम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे जाइलम और फ्लोएम के केसेस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, बस ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आपका इंतज़ार ख़त्म होता है बस इसी क्वेश्चन के साथ। कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनीज विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनिंग। देखिए ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कहता है कि आप कंपेयर कीजिए, किस किस को कंपेयर करना है, आपको कंपेयर करना है एल्वियोलाई को लंग्स के अंदर और नेफ्रॉन को किडनीज के अंदर।
उनकी स्ट्रक्चर को भी देखते हुए और फंक्शन को भी देखते। तो देखिए दोनों का आपको लिखना स्ट्रक्चर। अब मैंने एल्वियोलाई का क्या स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे होती है वो लिखवा। तो पहला पॉइंट हो जाएगा एल्वियोलाई इन लंग्स, नेफ्रॉन इन किडनीज। ओके, दूसरा हो जाएगा उनका स्ट्रक्चर कि नेफ्रॉन के एल्वियोलाई के अंदर क्या होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर है। वही 3 पॉइंट्स लिख दीजिए, वाल्स पतली हैं, ब्लड की सप्लाई हाई है। उसके बाद नेफ्रॉन में क्या लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा लिखवा रखा है। फिर लिखना आपको फंक्शन कि जो एल्वियोलाई है उनके अंदर होता है गैसेज का एक्सचेंज, और जो नेफ्रॉन है वो करते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। बस ये पॉइंट्स लिखने हैं आपको एल्वियोलाई और किसके अंदर, एल्वियोलाई और ये जो अपना नेफ्रॉन है। तो इसी के साथ अभी आज हम अपने इस 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस का, जो साइंस का सिलेबस होता है, उसका जो सबसे लेंथी चैप्टर है, अप्रोक्सीमेट 1 मंथ हमारे को लग गया इस चैप्टर को कंप्लीट करते वक्त। हमने अप्रोक्सीमेट 18 और 19 लेक्चर्स हमने लिए इस चैप्टर को कंप्लीट करते। मैंने आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया है। आपको ये अच्छा कंटेंट कब है आपको पता लगेगा, जब आप अपने स्कूल्स के अंदर टेस्ट को लोगे, टीचर्स आपसे क्वेश्चन बोलेंगे और उनका जब आंसर आप दोगे, या फिर आप एग्जाम्स के अंदर बैठोगे। अगर आपको ये कंटेंट लर्न हो गया तो मैं 101% कहता हूँ कि आपके 90+ मार्क्स आ जाएंगे। 95 भी आ सकते हैं, 100 भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर। तो मैं बोलूँगा बस 90+, ठीक है। बाकी आप कंटेंट को देखते हुए आप 95 से ज़्यादा मार्क्स आप आसानी से ले सकते हैं, बट मैं बोलूँगा फिर भी 90+। तो उसके बाद देखिए, अब अगर कुछ प्रॉब्लम्स आपको मेरी वीडियोस के अंदर लग रही हैं, हो सकता है एक आधी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, बट आप कम ही बताइएगा ताकि मैं उनको सोल्व कर पाऊँ, और थोड़ा सा सपोर्ट करिए। तो अगर वीडियोस के अंदर आपको कंटेंट समझ आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि बेल आइकन को प्रेस करने से आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, जिससे आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होती है आपको पता लग जाएगा, और आप अपना जो वर्क है वो अच्छे से कर पाएंगे। तो आई होप मैंने जो पॉइंट्स बताए वो क्लियर हैं, आपकी मेरे एफर्ट से काफ़ी हेल्प हो रही है। मैं भी थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ, तो इसी वजह से आपका कुछ नहीं जा रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में। अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं जिनको वीडियोज़ नहीं मिल रही हैं उनको आप बताइए, अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो बताइए कि आप यहाँ से कर लीजिए। बस करना क्या है, यूट्यूब पे जाना है, AV ट्यूटोरियल्स सर्च करना है और आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। उसके बाद देखिए एक और चीज़ मैंने ऐड की है, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको कोई वीडियो मिली रैंडमली यूट्यूब के ऊपर, तो अगर आप वीडियो को आप प्ले करते हैं, तो वीडियो प्ले करने के बाद आपको राइट हैंड साइड में एक ऐसे ट्रायंगल सी बनी होती है, छोटा सा सिंबल, और उस पे अगर आप क्लिक करते हो तो डिस्क्रिप्शन आता है कि वीडियो कब अपलोड हुई है ना, क्या क्या इसके अंदर मटेरियल्स हैं। तो उसके अंदर मैंने अपने चैनल के ऊपर जो जो चीज़ें मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। मैंने जैसे दे रखा है 12th कंप्लीट केमिस्ट्री प्लेलिस्ट लिंक। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको 12th केमिस्ट्री की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। उसके नीचे या उसके ऊपर आपको मिलेगा 10th कंप्लीट साइंस प्लेलिस्ट लिंक। उसको अगर आप क्लिक करते हो तो 10th की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो भी आपको वीडियो वॉच करनी है आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक कीजिए, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और बिना किसी कॉस्ट के आप इतना अच्छा कंटेंट ले रहे हो, तो आपका कुछ नहीं जा रहा। बस आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए आपके अंदर, आपके कुछ ड्रीम्स होने चाहिए कि मेरे को लाइफ में अचीव करना है, और उसको अचीव करने के लिए डेली एक एक स्टेप आप बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं होगा एक दिन से। देखिए एक एक स्टेप से ही हम आगे मंजिल तक पहुंचते हैं। तो स्टूडेंट की लाइफ के अंदर जो डिसिप्लिन है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। डिसिप्लिन में पढ़िए, डिसिप्लिन में खेलिए, डिसिप्लिन में डाइट लीजिए, सारी चीज़ें डिसिप्लिन में करनी होती है। जो डिसिप्लिन में करता है उसकी लाइफ भी बड़ी डिसिप्लिन हो जाती है, और उसकी लाइफ उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है ना, अच्छी खासी है ना, नौकरी भी और घर सारी चीज़ें मतलब मिल जाती हैं उसको। तो आप AV ट्यूटोरियल्स के साथ मेरे साथ बने रहिए और मेरी वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।